नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम का नाम है विमर्श और मैं हूं संजय उपाध्याय। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने यूसीसी का एक तरीके से प्रारूप तैयार कर लिया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नहीं है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और इस समिति में जो 4 अन्य लोग हैं वो भी अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। इसमें 2 आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, एक शिक्षाविद है और एक जो हैं वो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश की गई है कि अलग अलग क्षेत्रों से जो भी ड्राफ्ट तैयार किया जाए, मसौदा तैयार किया जाए, जो चर्चाएं हो, जो विमर्श हो, कुल मिलाकर जिसकी आज मैं चर्चा कर रहा हूं। और हमने आज से जो कार्यक्रम ये शुरू किया है और इसमें जो हमने एक टैगलाइन दी है विमर्श, तो इसमें आप देखेंगे कि हम ऐसे हर मुद्दों पर विमर्श करेंगे आपके साथ, जो कि जन सरोकार से जुड़ी हुई है, जो सरकारों को छूती है, जो आम जनता से कहीं ना कहीं सरोकार रखती है, संबंध रखती है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को छूती है, उसे टच कर गुजरती है। तो चलिए आज की हम चर्चा कर रहे हैं यूसीसी पर। और यूसीसी पर जब मैं चर्चा करूं उसके पहले हम दिखा देते हैं क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब। यूसीसी लागू होगा हमारे छत्तीसगढ़ में और इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। रिटायर जज देसाई, मैडम देसाई हैं, उनकी अध्यक्षता में गठन हुआ है। अब वो लोगों के बीच में, हर वर्ग के बीच में जाके अपना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद यूसीसी लागू होगा। यूसीसी छत्तीसगढ़ में लागू किया जाना छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ अन्याय होगा। छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची की पंचायतें हैं, पेशा कानून लागू है, आदिवासियों को विशेष रियायतें संविधान के रूप में दी गई हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संरक्षित जनजातियां हैं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में उनको विशेष संरक्षण दिया हुआ है। यदि आप यूसीसी लागू करेंगे तो इनके अधिकारों का क्या होगा? सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यूसीसी लागू करने के समय राज्य के आदिवासियों के हितों पे कोई भी नुकसान नहीं होगा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में यूसीसी लागू करना निश्चित तौर पे आदिवासियों के हितों के खिलाफ होगा। में भी यूसीसी लागू हुआ है, वहाँ पे इस तरह के कहीं भी कोई शिकायतें नहीं आई है और कांग्रेस तो भ्रम फैलाने का, राजनीति का एक तरह से ठेकेदार बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि उनका ये कपोल कल्पना और भ्रम फैलाने का जो उनका एक कुत्सित एक प्रयास चल रहा है वो पूरी तरह से निष्फल होगा। तो आपने देखा क्या कहा, लेकिन मैं ये बताता हूँ, पहले हम चर्चा करें उसके पहले हम जान लें कि आखिर राजनीति आप जो देख रहे हैं वॉल मेरे पीछे, वो है संवैधानिक सुधार पर सियासी रार, मतलब रार ठनी हुई है एक तरीके से, जो कि संवैधानिक सुधार जिसकी यूसीसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि विपक्ष का जो संशय का सबसे बड़ा बिंदु है वो यही है, आदिवासी संस्कृति, अस्मिता और उसको नुकसान पहुंचेगा, ऐसा कांग्रेस समझ रही है। और दूसरी बात ये भी एक कही जा रही है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि मूल अधिकारों में शामिल है, आर्टिकल 25 को भी इससे, 25 अनुच्छेद को भी इससे खतरा होगा। मतलब यही 2 बातें मैं बार बार देख रहा हूँ, घुमा फिरा कर जितने भी नेता कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर और पीसीसी चीफ तक, यही संशय के 2 बिंदु मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इस पर मैं चर्चा शुरू कर लेता हूं। सबसे पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील चौधरी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुनील जी स्वागत है आपका। अमित श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, जो मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। जब पहुंचेंगे तब मैं उनका स्वागत करूंगा। फिलहाल आपको सूचना दे रहा हूं कि वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चलिए आपसे ही चर्चा की शुरुआत कर लूं, क्योंकि अगर अमित जी रहते तो उनसे पूछता, लेकिन ये बताइए, बार बार मैं देख रहा हूं सुनील जी, 2 बातें ही घूम फिर कर आ रही हैं, 2 बातें ही बार बार घूम रही हैं। एक तो आदिवासी संस्कृति, अस्मिता, परंपरा, उनकी अपनी जीवन शैली, उसको नुकसान पहुंचेगा, ये बार बार कांग्रेस कह रही है। उन्हें यह संशय क्यों? और धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है। भाई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 में दिया गया है, 25 में दिया गया है, उसकी बात कर रही है। तो यही आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि बहुत कुछ छोड़कर इन 2 विषयों पर
कांग्रेस का ये संशय इतनी आशंकित क्यों है? सुनील जी। जी, राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला तो ये है, कांग्रेस पार्टी भ्रम फैलाने की कोशिश कर, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि ये आदिवासियों के और जनजातीय समाज के खिलाफ, जबकि आप देखेंगे कि इसके पहले भी जो विभिन्न राज्यों में ये लागू हुआ है। और श्रीमती जो न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई जी, इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था, छत्तीसगढ़ में भी वही कर रही है। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हो गया है, सभी के बीच में जाएंगे। मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हितों के साथ कहीं पर भी कुछ भी नहीं होगा। जो उनके अपने अधिकार हैं वो लागू रहेंगे, और अन्य प्रदेशों में जहां पर यूसीसी लागू है, चाहे उत्तराखंड की बात करें, गुजरात की बात करें, असम की बात करें, सब जगह ये उसी तरीके से उनको इससे छूट है। लेकिन यूसीसी लागू करने का लाभ जरूर जो है वो सभी वर्गों को मिलने वाला है। और एक धर्म के जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कांग्रेस कर रही है, देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का तो कहीं हनन हो नहीं रहा है। आप अपने धार्मिक रीति रिवाज को मानने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं कि आप किस धर्म को मानेंगे, किस तरीके से मानेंगे, इसमें आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन लगातार न्यायालय के निर्णय और संविधान की मूल आत्मा भी यही कहती है कि देश के सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। देश में 2 प्रकार का कानून, एक तो क्रिमिनल लॉ है, एक सिविल लॉ है। क्रिमिनल तो खैर सबको पता है कि वो किस प्रकार के विषयों पर लागू होता है। सिविल लॉ जो है वो हमारे विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार और उस सब के लिए एक समान कानून बनना चाहिए। तो सिविल लॉ जब इस प्रकार के चीजों में लागू होता है तो पूरे देश में एक रूपता होनी चाहिए। और अगर हम विश्व में भी देखें, विभिन्न देश हैं जो इस्लामिक देश है, वहां शरिया का कानून चलता है, और कहीं कहीं पर अपना सिविल लॉ जो है वो और भी अलग अलग प्रकार का है। अमेरिका में आप देखेंगे तो वहां पर सबके लिए कॉमन सिविल लॉ, यूसीसी जैसा ही मसला है। लेकिन सिर्फ एक विषय है कि वहां पर भी जनजातीय समाज को इसमें छोड़ा गया है। ये अमेरिका का विषय है। भारत में भी लगभग विषय वैसा ही है कि जनजातीय समाज को इससे कहीं तकलीफ नहीं होगी। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो कहीं पर खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, आप सबको याद होगा माननीय राजीव गांधी जी के समय का शाह बानो जी का प्रकरण एक बहुत ऐतिहासिक इसमें रहा है कि एक महिला को भरण पोषण के लिए मात्र, जब वो लगभग उम्र दराज हो चुकी थी, 70-80 साल उनकी उम्र हो गई होगी, उनको तलाक दे दिया गया। भरण पोषण के विषय में जब मामला आया और न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दिया तो राजीव गांधी जी ने लोकसभा में जाकर के उस कानून को पलट दिया। तो इस देश में एक रूपता होनी चाहिए, एक जैसा कानून होना चाहिए, सबके साथ समभाव होना चाहिए, सबके साथ बराबर न्याय होना चाहिए। ठीक है सुनील जी, इस विषय को लेकर के यूसीसी छत्तीसगढ़ में लागू होगा। ठीक, अमित जी आपने सुना होगा, खैर बहुत कुछ आप सुन नहीं पाए होंगे, लेकिन एक बात आपको बता दूं मैं कि जो सुनील जी कह रहे थे, मैं सबसे बड़ी आशंका देख रहा हूं, और भी कुछ होगा तो जोड़ लीजिएगा, क्योंकि मैं 2 मूल बातें देख रहा था कि जो आदिवासी संस्कृति है, उनकी परंपरा है, उसको नुकसान पहुंचने वाला है। कुल मिलाकर उनकी अस्मिता को एक बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। एक पहली आशंका दिखाई दे रही है। धार्मिक स्वतंत्रता की आप बात कह रहे हैं, उसकी दूसरी आशंका दिखाई दे रही है। कुछ पंथ हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, बहुत से पंथ भी हैं, पंथ के अनुयायी भी हैं, उनकी बात की जा रही है। तो कह तो रहे हैं सुनील जी, बीजेपी कह रही है, भाई सुनील जी अगर इस चैनल में बैठे हुए हैं तो वो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि भाई कहीं कुछ नहीं जाने वाला, संस्कृति अस्मिता को हम नहीं छूने वाले, कुछ नहीं होने वाला। धार्मिक स्वतंत्रता तो मौलिक अधिकार है सर, वो आप उसका हनन कैसे कर लेंगे, या फिर उसका हनन कर लेंगे तो क्या वो कानून चल पाएगा? अभी तो बात चल रही थी ना कि जो मौलिक अधिकारों के में संशोधन अगर करना पड़ेगा तो उसके लिए तो बहुत विशेष बहुमत चाहिए। एक कानून ले आने से विधानसभा में थोड़ी इसका हनन हो जाएगा। अमित जी। संजय जी, अगर ये बात मेरे काबिल मित्र कहते तो मैं जरूर विश्वास कर लेता, लेकिन चूंकि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा। क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्रेडिबिलिटी 0 हो गई है। मैंने कहा ना, सुनील भाई मेरे अभिन्न मित्र है, विद्वान प्रवक्ता है, अगर वो कहेंगे तो मैं विश्वास कर लूंगा। सुनील जी आप कह दीजिए। प्रवक्ता क्योंकि आपने कहा कि भाजपा प्रवक्ता के नाते बैठे, तो मैं जी, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? कहिए आप, कहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबसे ज्यादा पिछले 12 सालों में अगर कुछ सबसे ज्यादा इस देश में कोई चीजों का गिरावट हुई है तो वो भाजपा की क्रेडिबिलिटी की, क्योंकि जितने भी वादे इन्होंने किए आज तक उसको फुलफिल नहीं किया। अब मैं वो वादे गिनाऊंगा तो समय लग जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम वो रहने दीजिए, मुझे लगता है कि और भी महत्वपूर्ण
और भी महत्वपूर्ण विषय हैं अगर आपको, लेकिन आप ज्वलंत मुद्दों से भटकाने के लिए जनता को, और जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि अनंत फनन में आपको जब कुछ नहीं समझ में आता है, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, और तो आप कार्टून बनाते हैं। एक तो आपका परमानेंट काम है कि रोज सुबह एक कार्टून बना देते हैं और उसको पेश कर देते हैं, चलिए आज का इतिश्री हो गया आज की राजनीति। तो मुझे लगता है कि अगर इन 2.5-3 सालों में सरकार का कुछ उपलब्धि रहती तो ये अपना कार्टून नहीं बनाते, ये अपनी उपलब्धि बताते। खैर अब यूसीसी पे आ जाते हैं, तो निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि लगातार दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे, हम मसौदा बना रहे हैं, कमेटी भी बना दिए, रिटायर्ड जस्टिस जो हमारे हैं उनकी अध्यक्षता में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की जो रहन सहन है बहुत डिफरेंट है, समझना पड़ेगा। 32% से ज्यादा यहाँ पर हमारे आदिवासी भाई जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी रीति संस्कृति परंपरा और उसको सहजने का काम संवैधानिक दायित्वों के तहत है, क्योंकि पेशा कानून भी है लगातार। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ उसको इनको क्लियर करना चाहिए कि उस पे ये क्या करेंगे। सिर्फ ये कहने से कि आदिवासियों के साथ अच्छा हो जाएगा, उनके हम अधिकारों का हनन नहीं करेंगे। अरे आप तो कर रहे हैं ना, आज आप सरगुजा में भी पेड़ काट रहे हैं। आज जिस प्रकार से 25 गांव के लोग आके अभी धमतरी में प्रदर्शन किए, जिस प्रकार से आप जनता के विरुद्ध काम कर रहे हैं। कल आपने नकटी गांव में जिस प्रकार से संवेदनहीनता की सारी हदें आपने पार की, तो निश्चित तौर पे आप उलूल जुलूल काम कर रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दों पे आपको काम नहीं कर रहे हैं। आप, मेरा एक मानना है, आप शिक्षा पे काम नहीं कर रहे हैं, आप स्वास्थ्य पे काम नहीं कर रहे हैं। आप काम क्या कर रहे हैं? पोस्टर बनाने का पहला काम आप बहुत जिम्मेदारी के साथ करते हैं। दूसरा काम आप कर दिए कि मनपसंद ऐप बना दिए कि सरकार कैसे, सरकार को ये, जनता को ये पता लग जाए कहाँ अच्छी ब्रांड मिल रही है। ठीक है, मैं के शर्मा जी से पूछ लेता हूँ। के शर्मा जी, देखिए ये समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। शायद सभी को पता होगा कि 1867 से गोवा में जो पुर्तगाली संहिता है, जो कि पुर्तगाल के ही अधीन था गोवा, वहाँ तो ये यूसीसी तब से है। और जब ये पुर्तगाल आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से, तो तब से वो संहिता चल रही है, समान जो नागरिक संहिता है। और बात यहाँ पर धार्मिक रीति रिवाजों की नहीं, मान्यताओं की नहीं, नागरिक अधिकारों की है। जो नागरिक समझिए इसको, और जो पारिवारिक कानून एक तरीके से होते हैं कि शादी आप अपने हिसाब से कीजिए, आप जैसा करते हैं, लेकिन उसमें जो नियम होंगे, मतलब जो विवाह से संबंधित जो नियम है, उत्तराधिकार से संबंधित नियम है, गोद लेने की जो प्रथा है, ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें एक समान होगा। तो मैं तो कह रहा हूँ गोवा तो लगभग सभी गए होंगे, जाते होंगे। जब वहाँ जाते हैं तो क्या ऐसा कुछ दिखाई देता है या वहाँ के बारे में कुछ ऐसा सुनने को आता है? एक बात। और दूसरी बात शर्मा जी, जब ये यूसीसी की बात होती है तो पत्रकार के रूप में आप क्या पाते हैं? यूसीसी जब होगा तो क्या लगता है, ये सब कुछ सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, या फिर ऐसा लगता है कि एक ये बड़ा कदम होगा इस दिशा में? देखिए, आधुनिक कानून की जब बात होती है तो यूसीसी का भी एक उल्लेख करना चाहिए। जिन शरीयत कानून की बात होती है, प्रमुखतः विरोध यही होता है तो मुसलमानों में ये बात आती है, शरीयत कानून को लेकर के, तलाक को लेकर के या हलाला को लेकर के, इस तरह से जो बातें हैं, बहुविवाह प्रथा, 4 शादी को लेकर के जो छूट है उसकी बात होती है। 18 साल की उम्र जो है उसके जगह में दूसरा उल्लेख है, बालिग यौन परिपक्वता की बात आती है। ये सबको सुधार करते हुए आधुनिकता की बात है। दूसरी ओर जो आदिवासियों की बात हो रही है, अभी तक जितने राज्यों में बना है, आज मेरे ख्याल से कांग्रेस में तो वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे हैं, कहीं भी आदिवासियों को नहीं छेड़ा गया, आदिवासियों को अलग रखा गया है। बंगाल में भी आ रहा है, वहां भी मुख्यमंत्री यही बात कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ से सभी राज्यों में आदिवासियों की जनसंख्या कम है, उनकी परंपरा पहचान को बनाए रखने की बात कही जा रही है। अब बात क्यों कांग्रेस ये बात बार बार कह रही है, ये महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी हैं। यदि आदिवासियों को इससे अलग रखा जाता है तो ये होगा कि कांग्रेस के दबाव में भाजपा ने आदिवासियों को अलग कर दिया, इसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिलेगा। ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज है, जब आदिवासियों को नहीं छेड़ा जाएगा तो बाकी जनसंख्या के लिए जो बात होगी, जो मुसलमान विरोध कर रहे हैं उसकी बात कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है कि उनका जो पर्सनल लॉ है उनको लेकर के। तो इसमें आप तमाम प्रकार, 1-2 उदाहरण तो सुनील भाई दे ही रहे थे। जैसे एक उदाहरण है कि सरला मुदगल 1995 के मामले में मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक जो हिंदू है
वो जो है दूसरे से शादी कर लेता है, मतलब दूसरी शादी करना है उसको, जो प्रेमिका हो उससे शादी करने को लोग मुस्लिम बन जाता है। ये कोर्ट में बड़ा मामला हुआ। और इस तरह से एक हिंदू यदि साजिश के लिए ही मुस्लिम बन जाता है, उसके धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो इस तरह से एक मामला आता है। इसी तरह से तमाम प्रकार के सुप्रीम कोर्ट में मामले गए हैं। आप जो 25 अनुच्छेद 25 की बात कर रहे हैं, तो उसके सामने अनुच्छेद 44 की भी बात आती है। तो उसमें एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा सरकार, राज्य जो है इसके लिए प्रयास करेगा। ये बात कही गई, सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कही है। तत्वों में ये शामिल है। जी शर्मा जी। जी तो इसी तरह से जैसे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 भी कहता है, इसी तरह से धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त होना चाहिए, ये भी बात है। अब जहां पे आप धर्म के भीतर यदि कोई दूसरी शादी कर रहे हैं, कोर्ट तक मामला नहीं जा रहा है, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब संपत्ति बंटवारे की बात है, मुसलमानों में महिलाओं को आधा अधिकार नहीं है, तो उसके जगह में पुरुषों से कम 1/3 के लगभग उनको अधिकार है। तो ये जो अधिकार बराबर दे रहे हैं, तो महिला महतारी वंदन से लेकर तमाम महिला आरक्षण विधेयक और ये फिर 3 तलाक समाप्त करने, इस तरह से जो बातें आ रही है, मुस्लिम महिलाओं को आगे लाने की कोशिश है। और वोट बैंक की दृष्टि से देखें तो मुस्लिम वोट बैंक महिला खासकर वो क्या भाजपा से जुड़ रही है क्या, और जिन राज्यों में मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है वहां किस प्रकार का माहौल बनेगा, ये एक बड़ा सवाल। ठीक है अमित जी, एक बात बताइए, ये जो आप कह रहे हैं, ऐसा कोई उदाहरण है कोई राज्य जहां पर कि ये यूसीसी लागू हुआ है और वहां पर इन लोगों के साथ जिनके साथ आप आशंका जता रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ कुछ भेदभाव हुआ हो, उनके अधिकार छीने गए हों, उनके ऐसे जो अपने पारंपरिक सांस्कृतिक अधिकार हैं उन्हें छीना गया हो, उनका हनन हुआ हो, उसमें कोई खतरा पैदा हुआ हो, कोई ऐसा उदाहरण आपके पास? या फिर जैसा शर्मा जी कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल माइलेज शुरू से लेना है, क्योंकि आपको पता है कि 32% जिनकी जनसंख्या है उसको तो सरकार छेड़ेगी नहीं, तो पहले ही ये एक नैरेटिव बना दिया जाए कि भाई हमने कहा था, हमने जमकर विरोध किया था, आशंका जताई थी, देखिए तभी आपने नहीं छुआ ये, वरना आप ये करने जा रहे थे। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संजय जी, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैंने कहा ना और भी मुद्दे हैं, लेकिन वो उस मुद्दों को नहीं छेड़ते। जब इनके पास करने के लिए कुछ नहीं रहता तो एक ऐसा मुद्दा ले आते हैं जिससे ध्यान भटक जाए। मैंने कहा ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। देखिए मानव अधिकार अगर आप देखेंगे और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना उन आदिवासी भाइयों को, क्योंकि उनके जल जंगल जमीन के साथ उनके संवैधानिक अधिकार जो है, उनकी जो मूल अधिकार है, अनुच्छेद 132 में अगर आप देखेंगे तो उसके माध्यम से उनका संवैधानिक दायित्व भी है सरकार का कि संविधान के तहत उनको उनके अधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित रखें। ये हमारी जिम्मेदारी और जवाबदारी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ संजय जी कि और भी मुद्दे हैं जो मुझे लगता है ज्यादा जरूरी ये है कि अभी स्कूल चालू हो गई है, हम देखते हैं आप लोगों के माध्यम से स्कूल की बिल्डिंग्स अच्छी नहीं है, टीचर्स नहीं है, वहां पर लोगों बच्चों को किताब नहीं मिल रही है। अमित जी आप इस विषय पर मेरी पसंद इसलिए है क्योंकि आप कानून जानते हैं, आप महारथी आदमी हैं, आप एक वरिष्ठ आप अधिवक्ता हैं। इसमें कुछ बताइए ना कि किन्हीं राज्यों में आपने जो पाया हो कि भाई आप कह तो यहाँ भी रहे हैं लेकिन आपने तो वो कर दिया, तो कुछ कहिए ना सुनील जी से, फिर जवाब लेके बनेगा। देखिए मैं संजय जी मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ, कहने के लिए समय कम पड़ जाएगा, इतना हम लोग इस पे डिबेट कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मुझे व्यक्तिगत, क्योंकि आपका चैनल एक लोकप्रिय चैनल है और हम सब आपका और के भैया का बहुत सम्मान करते हैं, मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी क्या है छत्तीसगढ़ के लिए, यहाँ की 3 करोड़ जनता के लिए क्या है, सरकार क्या चाह रही है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जनता क्या चाह रही है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप हो, चाहे के भैया हो, चाहे मेरे अभिन्न मित्र सुनील जी हो, वो हर कोई चाहता है कि छत्तीसगढ़ की जनता समृद्ध हो, खुशहाल हो, सशक्त हो, और उसके लिए जो करना पड़े। मैंने जैसा कहा ना, ठीक है यूसीसी पे आपने टॉपिक रखा है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आज सारे टॉपिक हमारे डिबेट के वही है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि आज हमने पहले भी इस पे बहुत डिबेट्स करी हैं, लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर सरकार फोकस नहीं करके, आज जब सरकार देखती है कि हम कहीं फंस रहे हैं, सरकार की इमेज को डेंट हो रहा है, लगातार ऐसे सरकार काम कर रही है, क्योंकि 2.5 सालों में डबल इंजन में लोगों को लगता था कि डबल बेनिफिट मिलेगा, डबल ट्रबल में आ गए हैं लोग। और इनके जो इंजन है आपस में जिस प्रकार टकरा रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, एक इंजन दूसरे को पत्र लिख रहा है, ये सब चीजें सरकार के लिए ठीक नहीं है। और मैंने कहा ना, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव राज्य में हम रह रहे हैं, जहां पर आदिवासी भाइयों का हित और संरक्षित हमें करना है, हम सबकी जिम्मेदारी है, सुनील जी की है,
ठीक के है। भैया की है, आपकी और मेरी है। बिल्कुल तो मुझे है। लगता है कि बहुत संभल के, बहुत सोच विचार के, क्योंकि अभी हम थोड़े दिन में ही हमने वहां पर नक्सलिज्म को खत्म किया है। जी। ऐसा आप और हम मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई काम हम ना नहीं, करें ऐसा सुनील जी भी मान रहे जिससे हैं। स्थिति परिस्थिति बदले। ऐसा शर्मा जी भी मान रहा है। चलिए सुनील जी, बहुत सारी बातें कहीं, आप देखिए मैंने तो पूछा उनसे कि आप कहीं कुछ हुआ हो तो बता दीजिए, लेकिन उन्होंने वो नहीं बताया, कहा कि बातें तो और भी हैं, महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप जब ये कानून लेकर आने वाले हैं, जिसका हालांकि अभी प्रक्रिया है, अभी सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी, फिर सरकार उसको कैबिनेट पे लेकर आएगी, कैबिनेट में वो रिपोर्ट, वो प्रस्ताव पास होगा, फिर उसके बाद विधानसभा में बिल पेश होगा, विधानसभा से पास होगा, राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे, फिर जाकर उसकी अधिसूचना होगी, कुल मिलाकर प्रभावी होगा। वो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन सुझाव मिल रहे हैं अभी भी आपको अमित जी की तरफ से। और दूसरी तरफ जैसा शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई वो पहले से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए तैयार हैं, आपकी क्या रणनीति होगी कि भाई वो पॉलिटिकल माइलेज वो ना ले पाए? देखिए, आज तो मुझे लग रहा था अमित भाई बहुत अच्छा कुछ इस विषय पर बोलेंगे, लेकिन वो प्रशिक्षण वाले फ्रेम से निकल नहीं पाए हैं। जो इनको प्रशिक्षण मिला ना अभी 10 दिन, उस फ्रेम से निकल नहीं पा रहे हैं। और आज अमित भाई भी थोड़े से भ्रमित नजर आ रहे हैं कि विषय कुछ और है, बोल कहीं और रहे हैं, जबकि वो ऐसा करते नहीं है, वो विषय पर ही रहते हैं। तो आज पता नहीं बार बार विषय को क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है पार्टी की कोई उनकी स्ट्रेटेजी हो, और जिस तरीके से प्रशिक्षित हुए, खैर उस पर बहुत मैं नहीं जा रहा हूँ। देखिए, विषय महत्वपूर्ण ये है कि यूसीसी जो है वो प्रदेश के लिए बहुत आवश्यक है। इसको यदि आप कहीं कम आंक रहे हैं, कोई और मुद्दे होंगे, हाँ मुद्दे बहुत सारे हो सकते हैं, पर ये भी बहुत प्रमुख विषय है। और यदि हमारे प्रदेश में एक जैसा कानून हो जाए, महिलाओं को जो है वो कानूनी सुरक्षा का अधिकार मिले, और उनको बराबरी का अधिकार मिले, धर्म के आधार पर किसी पर विभेद ना हो, कि अगर आप जो धार्मिक आधार पर जो चीजें होती है उसकी बजाय एक समरूपता हो। और इसमें तो संविधान भी कहता है ना, सारे प्रावधान अभी के शर्मा जी ने बताया और आप भी बता रहे हैं। और गोवा में तो लागू है, मैं वो बताने वाला था कि 1867 से गोवा में लागू है, आजादी के पहले से सारे विषय समझ में आ रहे हैं। और हमको समझना पड़ेगा कि विवाह का पंजीयन भी हो, सभी नागरिकों को एक समान अधिकार मिले, जो गोद लेने का भी विषय है उसमें भी कम से कम धर्मनिरपेक्षता हो, धर्म के आधार पर उसमें भी बंटवारा हो। संपत्ति के बंटवारे में मैं जब एलएलबी कर रहा था मुस्लिम लॉ, मुझे बड़ा दिक्कत होती थी इनके बंटवारे को समझने में, क्योंकि परसेंट वाइज बंटवारा होता है कि इतना परसेंट इसको मिलेगा, उतना परसेंट उसको मिलेगा। और उसी प्रकार से यदि संविधान में हमको प्रावधान है कि उसमें जो आदर्श दिए गए हैं, उसमें जो स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, उसका यथार्थ स्वरूप सामने यदि आएगा तो यूसीसी कानून उसमें मील का पत्थर होगा। और वो धीरे धीरे संविधान सम्मत विषय है, सरला मुद्गल का विषय में लेता ही, लेकिन बता दिया था आप लोगों ने। तो आज अमित भाई, आप थोड़ा सा, आप विद्वान व्यक्ति हो, आपसे उम्मीद भी रखते हैं कि विषयों पर रहे, अन्य विषयों पर चर्चा होगी, खुल के बात करेंगे, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। पर आज आप भटक रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आपने पहले ही सुन लिया था कि अमित जी ने कहा था कि अगर सुनील चौधरी मुझसे कहेंगे तो मैं मान लूंगा। भाई आपको पहले ही संकेत मिल गया था कि आपके मित्र हैं, बहुत ज़्यादा आपसे बहस नहीं करने वाले, आप दोनों मित्र बैठे हैं तो मित्र धर्म निभा रहे हैं अमित जी, समस्या क्या है उसमें? चलिए शर्मा जी, मैं संजय जी जवाब देना चाहता हूँ, प्लीज जस्ट गिव मी 5 सेकंड वाला विषय नहीं है जी। जी अमित जी बहुत संक्षेप में मैं जवाब दे दूं, समय की बाध्यता, बहुत जी थैंक यू जी। देखिए सुनील जी मेरे अभिन्न मित्र हैं, लेकिन अगर बात पार्टी की आएगी तो विश्वास रखिए मैं पूरी मजबूती के साथ इनसे लड़ूंगा। लेकिन मैंने फिर कहा ना कि क्रेडिबिलिटी की बात है, तो सुनील जी की क्रेडिबिलिटी मेरी नजर में ज्यादा है भाजपा के। ठीक है शर्मा जी, वो जो बात हो रही है, मेरी विश्वसनीयता है, मुझसे भाजपा हटा देंगे तो मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा ये महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है सुनील जी। भाजपा हटा देंगे, मुझसे संघ हटा देंगे तो सुनील चौधरी का ये व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। अच्छा चलिए, तो बदल जाता है। तो मैं जो भी हूँ अपने आंतर संगठन और अगला संगठन के अगला डिबेट सुनील जी अगला डिबेट में करने वाला हूँ पार्टी और प्रवक्ता, उसमें एक्सक्लेमेशन रहेगा कि पार्टी और प्रवक्ता दोनों के बीच कैसी पद को लेकर कैसी उनकी भूमिका होती है और उत्तरदायित्व होते हैं। शर्मा जी, जैसा कि आप बता भी रहे थे, मैं भी कह रहा हूँ, नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में है, बिल्कुल 4 में है। तो 3 मूल अधिकार है, 4 नीति निर्देशक तत्व हैं, 2 नागरिकता है, 1 क्षेत्र भूभाग है। तो उसमें स्पष्ट अपेक्षा की गई है राज्यों से कि आप ये
कानून लेकर आएंगे, आप ये नियम बनाएंगे, तो उसमें 44 भी है, 44 भी है, जिसमें कि इसकी चर्चा है समान नागरिक संहिता की। ये राज्यों से अपेक्षा की गई है, मूल अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन निर्देशक तत्वों में राज्यों से अपेक्षा की गई है। तो संविधान बनाते समय संविधान विशेषज्ञों ने ये भी अपेक्षा की थी राज्यों से कि आप समान नागरिक संहिता लेकर आए, यूसीसी 44 लेकर आए। उसमें गोवध निषेध है, उसमें मद्य निषेध है, बहुत से ऐसे विषय हैं नीति निर्देशक तत्व में। तो जब ये की गई है अपेक्षा राज्यों से, उस पर कानून बनता है, कानून बनने जाता है, तब ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है, तब इस पर ऐसी राजनीति क्यों शुरू होती है? भाई आप एक स्वर में कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उन्होंने रचा है, तब उसमें ही जब ये आर्टिकल है, प्रावधान है, तब ऐसे विषय क्यों आते हैं राजनीति के? देखिए, उस समय की परिस्थितियां अलग रही होगी, इसलिए अलग अलग मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाइयों के लिए अलग अलग, अल्पसंख्यकों को अलग सुविधाओं की बात कही गई। अब समय के जब आधुनिकता की बात आ रहा है, शिक्षा की बात आती है, तो हर किसी को समझ में आ रहा है कि हमको क्या, हमारे में गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, जिनको क्या सुधारा जा सकता है। क्या 18 साल और 21 साल विवाह की उम्र निर्धारित हुआ, इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्या 4 विवाह उचित है? क्या उचित रहता है तो हिंदू भी ये चीज मांग करते, भैया पुरुषों को 4 विवाह की अनुमति दे दो, एक समान कानून सबके लिए लागू कर दो। लेकिन इस तरह से मांग तो कहीं नहीं उठ रही है। तलाक को लेकर बात आ रही, किसी मौखिक रूप से कहने से तलाक दे देना उचित है क्या? हलाला उचित है क्या? ये उचित अनुचित वैज्ञानिक परिभाषा तक की शैली में क्या है, अध्ययन आप लीजिए, उसको लेके मानवाधिकार की भी बात कह सकते हैं, उसका हनन हो रहा है कि तमाम प्रकार की बातें। छत्तीसगढ़ में इसलिए असर नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ आदिवासी 32%, उनको अलग कर दिए गए। मुस्लिम और ईसाइयों की संख्या 3% से ज्यादा नहीं है, इसलिए उधर से भी ज्यादा का दिक्कत नहीं है। और आदिवासी मुख्यमंत्री है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है, आदिवासी है, तो उनके दृष्टि से भी आप देखेंगे तो आदिवासियों को इस ढंग से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें जो प्रभावित होने वाले हैं वो विवाह पंजीयन होगा। हम सबको विवाह पंजीयन कराना होगा, ये स्पष्ट करना होगा कि बाद में विवाह होगा उनका, कि आप और हम वर्षों से पहले से विवाहित है, उनको भी पंजीयन कराना पड़ेगा। ये स्पष्ट एक बात आनी चाहिए। बहु विवाह पर रोक की बात कही जा रही है, ये भी सही है। समान तलाक नियम की बात है, उसी की तरह से आप कहेंगे कि संपत्ति पर समान अधिकार होता है, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है? गोद लेने के समान नियम हो, इस पर भी बात हो सकती है। लिव इन रिलेशन जो आजकल आधुनिक शैली में बढ़ रहा है, इसको भी यदि पंजीयन कराया जा रहा है तो इस पर क्या दिक्कत हो सकती है? जो आप समाज में देखिए, गांव की अलग परंपरा है, एक समाज की जातिवाद से जो समाज है उसकी एक अलग परंपरा है, अलग सजा का प्रावधान है। मुझे लगता है कि सरकार एक सीमा तक, कानून एक सीमा तक रहती है। जब गांव, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, समाज, जातिगत समाज की जो बात कह रहा हूं मैं, ये जब उसमें निर्णय नहीं कर सकते, मामला थाना जाता है, कानून तक जाता है, तो हमारे अमित भाई वकील बन के खड़ा होके उसमें कानून की दृष्टि से फैसला कराते हैं। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं। सरकार को कहां तक, घर परिवार तक कहां तक जाना चाहिए, कहां तक रुकना चाहिए, ये तमाम प्रकार की आदिवासी परंपरा में घोटुल परंपरा है, किसी को उसमें विवाद ही नहीं है। आधुनिक शैली कब से चला आ रहा है, लेकिन लड़की लड़का एक जगह रह के एक दूसरे को समझते हैं, उसके बाद विवाह बंधन में बंधते हैं, इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? इस तरह से तर्क संगत बातों के माध्यम से यदि कानून बनाने की प्रक्रिया हो रही है, जो जिनको इसके अध्यक्षता दी गई है रंजना मैडम, मैं वही कहने वाला था, जो रंजना प्रकाश देसाई जी न्यायमूर्ति है, बंगाल में भी जी, मतलब वो तो उत्तराखंड का वो ड्राफ्ट बना के आई है, जो उत्तराखंड में जो कानून लागू हुआ है, और उसमें भी, इस ड्राफ्ट में भी आदिवासियों को अलग रखा गया है। जी, चलिए, चूंकि समय की बाध्यता है, चूंकि समय अधिक भी हो चुका है, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ के शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम चर्चा कर रहे थे यूसीसी की, जिसकी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक कमेटी का गठन हो गया है, 5 सदस्यीय कमेटी है, और ये कमेटी कहा जा रहा है कि तैयारी कर, चर्चा कर, विमर्श कर, जल्द ही एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और वो सरकार को प्रस्तुत करेगी। फिर आगे सरकार उस पर विचार कर एक कानून बनाने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी। हालांकि इसके जो अलग अलग विषय थे, जो विपक्ष की आशंकाएं थी और जो पक्ष का, सत्ता पक्ष का इस पर जवाब था, कुल मिलाकर जो बातें कही गई, इस पर ही आज हम चर्चा कर रहे थे। किन्हीं विषयों पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।